इस वीडियो में हम सामान्य भाषा विज्ञान के यूनिट 3 वाक्य विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 पे मैंने पूरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। यूनिट 2 की भी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, जो कि किसी और चैनल की है, उसे आप देखकर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 3 वाक्य विज्ञान को पढ़ेंगे। इसमें हम वाक्य के स्वरूप और उसकी आवश्यकताओं को देखेंगे, वाक्य की रचना के आधार और उसके भेद को देखेंगे, वाक्य के प्रकार, वाक्य के निकटस्थ अव्यय, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य के स्वरूप को। भावाभिव्यक्ति के दृष्टि से सतह कोण सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि भाव अभिव्यक्त करने यानी विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से देखें तो सतह कोण सार्थक, जिसका सही अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। पाणिनि की भाषा में कहें तो वाक्य पद समुच्चय यानी सही रूपों में सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ की प्रकृति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी कहते हैं कि वाक्य विज्ञान में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परस्पर संबंध पर विचार किया जाता है। अतः भाषा विज्ञान में इन सभी वस्तुओं का समावेश होता है। वाक्य का स्वरूप, परिभाषा, रचना, अनिवार्य तत्व, पक्षों के विन्यास और प्रकार, विभाजन आदि का इसमें समावेश होता है। हम वाक्य की परिभाषा को देखें तो एक सरल परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सार्थक शब्द समूह के उस तर्कपूर्ण क्रम व्यवस्था को वाक्य कहते हैं जिसमें अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त होता हो। यानी कि सार्थक शब्दों के समूह को जब तर्कपूर्ण क्रम व्यवस्था में बांध दिया जाता है तो उसे वाक्य कहते हैं। इसके लिए जो हम उस वाक्य के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं वो श्रोता या पाठक तक पूर्ण रूप से पहुंच पाना चाहिए। इसके उदाहरण में देखें तो राम स्कूल जाता है, इससे वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि राम नाम का कोई लड़का है, वो स्कूल जाता है। वहीं अगर हम कहते कि राम स्कूल, तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये पूर्ण वाक्य नहीं हो पा रहा है। ये इसमें शब्दों का समूह तो है, राम एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक सार्थक अर्थ नहीं निकाल पा रहे, जिस कारण ये वाक्य नहीं है। अब हम वाक्य की आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं। वाक्य पदों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ या भाव समझ में आ सके। इस दृष्टि से इसके 6 तत्व हैं। हम बारी बारी से सभी को देखते हैं। पहला जो हमारा आवश्यकता है वो है सार्थकता। वाक्य में शुद्धता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। जैसे उदाहरण में देख ले, तुम अपने पद से चलकर आओ। इसमें पद सार्थक नहीं लग रहा है, इसके जगह पैर ज़्यादा सार्थक होगा। इसी तरह हम कह दें कि मुझे जल पीना है, तो जल तो नहीं पीते हैं ना, पानी पीते हैं। तो इस तरह से सार्थक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक है, जिससे वाक्य का अर्थ सही रूप में श्रोता या फिर पाठक तक पहुंच पाए। इसके दूसरे उदाहरण में देखें तो हम कह सकते हैं मुझे भोजन खाना है, तो ये सार्थक तो नहीं लग रहा है ना, मुझे भोजन करना है होगा या फिर मुझे खाना खाना है। तो सही शब्दों का, सार्थक शब्दों का प्रयोग तो वाक्य में अर्थ की दृष्टि से आवश्यक होता है। इसके बाद है योग्यता। योग्यता वाक्य का ऐसा तत्व है जिसके द्वारा वाक्य के अन्वय करने पर अर्थबोध में किसी तरह की बाधा उत्पत्ति ना हो। यानी कि वाक्य के अर्थ निकालने पर हमें उसके अर्थबोध में किसी तरह की बाधा उत्पत्ति ना हो। जैसे हम कह दें खेत धूप के कारण गीला हो गया, तो यह वाक्य सही नहीं है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विरोधाभास दिखाई दे रहा है। खेत धूप के कारण सूखेगा ना, गीला तो नहीं होगा। तो ये वाक्य योग्यता के अनुसार गलत हो जा रहा है।
उसके बाद अगर हम कहते हैं राम ने खाता है, तो ये भी वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से गलत साबित होगा। राम खाता है ना, राम ने आम नहीं न खाता है। तो यहाँ राम खाता है हो सकता है, लेकिन राम ने आम खाता है, तो ये योग्यता की दृष्टि से ये गलत वाक्य हो जाएगा। इसके बाद हम देखें आकांक्षा। वाक्य का स्वयं में पूर्ण अर्थ आवश्यक है, उसमें कोई किसी भी तरह की आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं बनी रहनी चाहिए। जैसे हम कह देते हैं राम आम, इसके बाद कुछ नहीं है, तो उसका क्या अर्थ होगा? राम आम है, वो तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे राम आम खाता है, तो यहाँ सार्थक अर्थ निकल रहा है कि राम जो है वो आम को खा रहा है। इसी तरह यहाँ लिखा गया है खाता है, खाता है, तो ये कोई सार्थक वाक्य नहीं है ना। इसमें मतलब हम तो नहीं समझ पा रहे कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो ये वाक्य की आवश्यकता की दृष्टि से गलत है, ये वाक्य नहीं हो सकता। इसके बाद है हमारा निकटता। बोलते या लिखते समय पारस्परिक शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। वाक्य में आने वाले पदों में देशगत या कालगत व्यवधान नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें देशगत और कालगत व्यवधान नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे हम कोई वाक्य है, जैसे मुझे घर जाना है, तो हम सुबह में कहें मुझे, दोपहर में कहे घर, और रात में कहे कि जाना है, तो ये तो शब्द अलग अलग हो गए, ये तो वाक्य नहीं होंगे ना। वाक्य में निरंतर प्रवाह होनी चाहिए। तो इस प्रकार वाक्य में निकटता मतलब शब्दों के बीच निकटता होना आवश्यक है, निरंतर प्रवाह में होनी चाहिए, तभी वह वाक्य सार्थक होती है। इसके बाद है पदक्रम। पदक्रम क्या होता है? वाक्य में कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया के क्रम व्यवस्था अपेक्षित है। यदि किसी वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक ना हो तो अर्थहीन या अर्थ को व्यक्त करने वाला असंगत वाक्य बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख ले तो सीता ने गीता को मारा। अगर हम इसके पदक्रम को बदल दें, अगर गीता को पहले कर दे, सीता को बाद में कर दे, तो यहाँ अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। पहले सीता ने गीता को मारा था तो सीता गीता को मार रही थी, लेकिन गीता ने सीता को मारा तो गीता सीता को मार रही है, तो यहाँ अर्थ परिवर्तित हो गया। यहाँ पद क्रम बदलने से सार्थक अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है, जो कि असंगत वाक्य बन जा रहा है। इसके बाद है अन्वय। अन्वय क्या होता है? परस्पर संबंधों या तारतम्य में होना आवश्यक है। वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध और तारतम्य होना आवश्यक है। वाक्य के संदर्भ में अन्वय का संबंध व्याकरण संबंध एकरूपता से है। वाक्य के विभिन्न पदों में व्याकरण के नियमों के अनुसार एकरूपता को अन्वय कहते हैं। वचन, लिंग, काल, पुरुष का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो राम ने रोटी खाई और राम ने आम खाया। अगर हम यही कहें राम ने रोटी खाया या राम ने आम खाई, तो यहाँ लिंग के अनुसार ये गलत हो जा रहा है, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। यानी कि वचन, लिंग, काल, पुरुष का परस्पर तारतम्य या परस्पर संबंध होना आवश्यक है। अब हम वाक्य के अंगों का अध्ययन करते हैं, जिसे वाक्य के अव्यय भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला उद्देश्य और विधेय, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य का वह भाग होता है जो कर्ता को दर्शाता है, या फिर इसे हम कहें तो जिसके विषय में वाक्य के शेषांत में कुछ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं राम पढ़ रहा है। इसमें राम जो है वो उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य के अंत में वो किसके बारे में बताया जा रहा है? तो राम के बारे में बताया जा रहा है। उसी तरह विधेय को देखते हैं तो वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में बताता है वह विधेय होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के विषय में सूचना देता है। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे देखें तो राम पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है विधेय है। इसके बाद अब हम वाक्य के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, वाक्य के प्रकारों को देखते हैं।
वाक्य का वर्गीकरण 4 प्रकारों से किया जाता है। पहला है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अयोग्यात्मक और योगात्मक। अयोग्यात्मक वाक्य को देखें तो जिन वाक्यों के पदों की रचना प्रकृति तथा प्रत्यय के योग से नहीं होती उन्हें अयोग्यात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो चीनी भाषा में वाक्य अयोग्यात्मक होते हैं। योग्यात्मक वाक्य को देखें तो जिन वाक्यों के पदों की रचना प्रत्ययों, विभक्तियों या अनेक शब्दों के योग से होती है उन्हें योग्यात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणवी या पंजाबी भाषा में मक्खा यानी कि मैंने कहा एक योग्यात्मक वाक्य है। वाक्य का वर्गीकरण दूसरे प्रकार से देखें तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसे स्कूल जाने की सूचना मिल रही है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये विधानवाचक वाक्य है। इसके बाद दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य की निषेध या न होने की बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख ले तो वह आज स्कूल नहीं जाएगा, यानी कि नहीं जाने का बोध हो रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। इसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष या घृणा का भाव उत्पन्न हो, व्यक्त हो, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ वाह आ जाने से यह विस्मयादि का बोध हो रहा है, तो विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। फिर इसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, यहाँ आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। कृपया दरवाज़ा बंद कर दो, तो यहाँ आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ आज्ञावाचक वाक्य है। इसी प्रकार इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद व्यक्त होते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तो ये अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे शायद वह कल आएगा, यहाँ शायद संदेह का बोध करा रहा है, तो यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य हो गया। इसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में यदि बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे, यानी कि बारिश होगी तब हम घर पर रहेंगे, नहीं तो हम आएंगे, तो ये संकेत का बोध हो रहा है कि अगर बारिश हुई तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य है। इसी प्रकार रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है और जो एक ही विचार या भाव को व्यक्त करते हैं उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसमें राम के स्कूल जाने का बोध हो रहा है, तो ये सरल वाक्य है, इसमें एक ही क्रिया हो रही है। इसके बाद संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और जो संयोजक शब्दों जैसे और या लेकिन द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो राम स्कूल जाता है और श्याम बाजार जाता है, तो ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ 2 उपवाक्य को देखें तो राम स्कूल जाता है, ये एक उपवाक्य हो गए, और श्याम बाजार जाता है, ये दूसरा वो उपवाक्य हो गया। यहाँ संयोजक शब्द है और से ये दोनों उपवाक्य जोड़कर एक नया अर्थ प्रतीत हो रहा है कि राम स्कूल जाता है और श्याम बाजार जाता है। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य होता है। इसके बाद तीसरा है मिश्रित वाक्य।
जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होते हैं और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसी प्रकार मिश्रित वाक्य को देखें तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होते हैं और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जब मैं स्कूल गया तब बारिश हो रही थी। इसमें जब मैं स्कूल गया और तब बारिश हो रही थी, यहाँ दो वाक्य मिल रहे हैं तो ये मिश्रित वाक्य बन रहा है। इस प्रकार क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, क्रिया युक्त वाक्य और क्रिया विहीन वाक्य। क्रिया युक्त वाक्य जिस वाक्य में क्रिया होती हैं उसे क्रिया युक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है तो इसमें जाना क्रिया है, या फिर राम आज घर आना तो आना क्रिया है, तो ये क्रिया युक्त वाक्य है। उसी तरह क्रिया विहीन वाक्य में देखें तो जिस वाक्य में क्रिया ना हो उसे क्रिया विहीन वाक्य कहते हैं। समाचार पत्र शीर्षक, लोकोक्तियाँ, विज्ञापन इसके उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोक्तियाँ हैं तो इसमें कहीं क्रिया नहीं है, तो ये क्रिया विहीन वाक्य है। हम इस वीडियो में वाक्य के स्वरूप, आवश्यकता और उसके प्रकार को देख चुके हैं। अब इसके दो टॉपिक और बच गए हैं, वाक्य रचना के आधार और भेद और वाक्य के निकटस्थ अव्यय। तो उसे मैं इसके बाद वाले वीडियो में कवर कर दूंगा। वो वीडियो अभी अपलोड हो गई हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ सारी बातें जो इसमें बताई गई हैं वो आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, सेकंड यूनिट पर कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन मैंने इग्नू के या फिर दूसरे चैनल की जो वीडियो है जो अच्छी है यूट्यूब पे उपलब्ध है, जिसे पढ़ा जा सकता है, उसे मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप उससे पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और इसके बाद वाले यूनिट पे मैं वीडियो बनाऊँगा, अर्थ विज्ञान की वीडियो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम वाक्य रचना के आधार और भेद और वाक्य के निकटस्थ अव्यय को पढ़ेंगे। धन्यवाद।